अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। आजकल बड़े अच्छे मूड में हैं। अब उसमें बार बार वो आजकल रेफरी की बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। अब उसमें इनसे डिस्कशन हो रही थी और मैंने इनसे कहा कि क्या बात है, आजकल आप रेफरी के पीछे पड़ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि रेफरी के पीछे नहीं, मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड तलाश कर रहा हूँ। और इसमें एक मजाक का पहलू भी वो ले आए। कुछ अर्से पहले मैंने खुद भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत या सियासी लैंडस्केप कुछ इस तरह है कि कल का हीरो आज जीरो और आज का जीरो कल का हीरो बन जाता है। तो जो WWF में होता है, वर्ल्ड वाइड वाइड जो रेसलिंग का आपने देखे होंगे प्रोग्राम्स, तो इसी हवाले से अब हम कई PTI के दोस्त अहबाब से जब बात करते हैं, अब वही कहते हैं कि केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, मुश्किलें इतनी पड़ गई हैं कि अब चूंकि उससे छुटकारा नहीं है तो उसका मुकाबला बस हंस मुस्कुरा के ही किया जा सकता है, हल्के फुल्के मजाक के साथ। तो तैमूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए उन मुश्किल हालात में भी। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि बार बार आप ट्विटर पे बड़े सरगर्म हैं रेफरी के हवाले से? रेफरी के हवाले से नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से। तो क्या? इम्तियाज, आपने ठीक कहा। इतना डिप्रेसिंग माहौल है कि मेरे ख्याल में किसी तरीके से उसको थोड़ा सा लाइटन अप करना चाहिए। तो कुछ दिन पहले कुछ ऐसे आइडिया आया कि थोड़ा सा सुनने में आता है कि मीडिया पे भी कंट्रोल्स और पाबंदियां हैं। लोग भी खुला बोलने से डरते हैं, मुस्बत तनकीद करने से भी डरते हैं। तो चूंकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं, और मेरे ख्याल में चूंकि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे वो हमारी केयर टेकर हुकूमत हो, जिसमें हमारे केयर टेकर वजीर आजम है अनवार काकड़ साहब, और उनके तर्जुमान है मुर्तजा सुलंगी साहब। वो हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो मैसर करेंगे। और काकड़ साहब की अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी है। और फिर हमारा इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन का तो काम ही जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मैसर करना है। तो उसमें बस ख्याल आया कि कुछ इस टाइप के क्लिप्स मिल जाए जो कि लेवल और अनलेवल प्लेइंग फील्ड में फर्क जरा मजाहिया तरीके में दिखाई दे। तो वैसे मैं मतलब गूगल पे देखता रहता हूं, तो कहीं मिल जाता है कि एक जगह एक फुटबॉल पिच है जो जमीन से उसका एक तरफ यहाँ पे है, एक गोल इतना है, एक गोल इतना है। इस तरह से कुछ जो है वो रेसलिंग के क्लिप्स मिल जाते हैं। आपको पता है रेसलिंग में वैसे ही नाटक बहुत ही था, उसने दोनों जो है वो फाइटर्स को कुट मारी। तो ऐसा चलिए, ये रेफरी कम से कम इक्वल ट्रीटमेंट तो सारी पार्टीज की कर रहा है। तो उसमें बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी आता है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा मूड भी लाइटन अप हो जाता है, क्योंकि देखिए हम सब ने अल्टीमेटली ये मुल्क दोबारा से बनाना है, हील करना है, बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है, बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना। तो इसलिए मेरे ख्याल में अच्छा है कि थोड़ा सा उसमें मजाक भी हो, इंशाल्लाह माहौल बेहतर होगा। जरूर। वैसे तो आपने बड़ी एक अच्छी एनालॉजी इसकी तलाश की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और रेफरी के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी, जिसे कहते हैं एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, इस वक्त शायद यही है हमारी सियासत के हवाले से कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड और रेफरी की बात कर रहे हैं, और रेफरी खुद भी कभी किसी को गिरा रहा है, कभी किसी को चढ़ा रहा है, और फिर गोल भी कर रहा है। और ये कहता भी है कि गोल मैंने नहीं किया है। तो शायद यही डिस्टिंक्शन है पाकिस्तान की। लेकिन ये बताएं कि अभी चूंकि हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात, तो इसमें क्या मुमकिन है मौजूदा हालात में? अब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपने भी देखी होगी, उस पर आप फिर अपने तरीके से रोशनी डालिए कि अब सालाना तरक्याती प्रोग्राम होता है जिसको PSDP कहते हैं, और साल 2023-24 के लिए कुल कोई 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसमें से 76 अरब रुपए पहले, इस साल के पहले 4 महीने में, यानी जुलाई से अक्टूबर तक, वो अब खर्च भी हो चुके हैं। और उसमें से कोई 1/3 से ज्यादा जो है वो उन लोगों के जो कि माशाल्लाह गुज़श्ता जो हमारी PDM की हुकूमत थी
उसके मेंबर थे। तो ये भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड को, बल्कि इसके जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हासिल हो सकता। नहीं, ये तो एक शर्मनाक अमल है, और बिल्कुल भी होना चाहिए। लेकिन अगर सच्ची बात पूछें तो इसका तो हमें 1% फिक्र भी नहीं है। अच्छा। ये तो सिर्फ बाद में जब एहतसाब करना है तो पता लगाना चाहिए कि कौन कौन से वो कवानीन थे जो वायलेट हुए थे। 1% फर्क इसलिए नहीं है इम्तियाज के, मेरे ख्याल में जो बहुत से लोग नहीं समझ रहे, और जिस वजह से आज भी मैं आपके सामने बैठा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने बहुत से कॉलीग्स के साथ कि हम यहाँ की सियासत में थोड़ी सी लॉजिक और रीजनेबिलिटी दोबारा ले आए। ठीक है। और वो इसलिए कि मेरे ख्याल में अवाम बहुत आगे मूव हो चुकी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, आपने जरूर पढ़ी होगी, क्रिस्टीना लैम्ब की वेटिंग फॉर अल्लाह, जी। जिसमें वो 80 की दहाई की सियासत डिस्क्राइब करती है कि कैसे नवाज शरीफ जो है वो हर जगह स्कूल कॉलेजेस के झूठे ऐलानात और फिर कागजों पे पर्चियां दे के जो है वो अवाम को खुश करता था। और यही जो है वो पर्चियों की सियासत 30-40 साल यहाँ पे चली है कि इलेक्टेबल्स का ज्यादा जोर है। देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है तकरीबन 2006, 7, 8 से, और साथ में एक रीजनेबली फ्री मीडिया आया है, अवाम की और खास तौर पे यूथ की अवेयरनेस चेंज हुई है। तो उसमें मैंने तो 2018 में भी देख लिया था, मेरा एक्स एमपीए जो पीटीआई छोड़ गया था सेनेट में, उसने अपना वोट बेचा था, उस वो मेरे खिलाफ ही खड़ा हुआ। काम तो सारे उसने किए थे, नौकरियां तो सारी उसने दी थी। मेरे 16,000 वोट थे, उसके 1700 वोट थे। अच्छा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर वो इलेक्शन में भी तब्दील कर रहा था, ये सारा काम जो है वो हो रहा है। मसला ये है कि अवाम आगे चली गई है, तो ये जो डेवलपमेंट फंड्स और नालियां और गलियां और ट्रांसफॉर्मर चेंज करें, इससे कोई फर्क नहीं होना। लेकिन फर्क एक चीज से होना है, वो इसी से होना है कि ये जो एक क्रैकडाउन जारी है, जिसमें पीटीआई को पूरे मुल्क में एक 50 लोगों की कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं मिलती। पेशावर में मिसाल ले ले, पीटीआई पी ने जलसा कर लिया, बिलावल ने कर लिया, जेयूआई ने 2 बड़े जलसे कर लिए, एएनपी ने 5-6 कर लिए। तो यार पीटीआई कॉर्नर मीटिंग कर ले, क्या फर्क होता है? आपने तो लोग भी चेंज कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर दी, खान साहब भी जेल में है, तो आप तो, आपके परसेप्शन में तो मेरे ख्याल में पीटीआई अभी एक फोर्स ही नहीं है। तो नहीं है तो करने दे। देखिए, क्योंकि अगर आप पुराने इलेक्शंस भी ले लें तो उसमें 2002 में कहते हैं कि एमएमए को बनाया गया था या पीएमएलक्यू को बनाया गया था, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ था। 2002 में मैं कैंपेन कर रहा था अपने चचा के साथ, वो पीपल्स पार्टी से खड़े हुए थे। कैंपेनिंग में तो कोई रुकावट नहीं थी हमें। 2008 की कैंपेन में कोई रुकावट नहीं थी। 2013 में एएनपी वाले कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट जो है वो मिलिटेंट एक्टिविटी है। मिलिटेंट एक्टिविटी तो मिलिटेंट्स ने की होगी, आई डोंट नो अगर उनका इशारा कहीं और है। लेकिन कैंपेन तो वो तब भी कर रहे थे, खौफ से कर रहे थे, उनको बेहतर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कैंपेनिंग तो हो रही थी। चलें 2018 में भी मान लेते, काश के नवाज शरीफ अरेस्ट ना होते, ताकि उनके ये बहाने जो है वो 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड के उनके पास ना होते। लेकिन कैंपेन तो पीएमएलएन ने पूरे पाकिस्तान में की। तो यहां पे जब एक पार्टी को कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करनी दी जा रही, तो दो सूरतें होंगी। या तो ये पार्टी बगैर कैंपेन के इलेक्शन जीत जाएगी, जो कि मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि होगा, और दुनिया में तारीख लिखी जाएगी, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? और या फिर आप इतनी ज्यादा रिप्रेशन करेंगे कि ये 77 के इलेक्शन से भी बदतर होंगे। जी जब बिल्कुल। भुट्टो साहब ने इलेक्शन रिजल्ट देख के खुद ही कह दिया था कि ये तो 100 200 में से 200 155 सीटें जीत के कि ये तो मैं तबाह हो गया। जी अम, बिल्कुल। ये तो जो मौजूदा इस वक्त जो ट्रेंड चला हुआ है, इन्होंने कोशिश की है कि कानून की बेड़ियां डाल दें तमाम पीटीआई के रहनुमाओं और उम्मीदवारों के पांव मैं में। आपको अपनी मिसाल दे देता हूं। जी। 2 केसेस थे, मैं दोनों केसेस पे बेल पे हूं। हमने खुद रिस्पॉन्सिबली फैसला किया, जो मेरा ख्याल था कि लोगों को तायीद करनी चाहिए कि जितनी भी मुश्किल हो या जो भी
हुकूमत हमारे अगेंस्ट पॉलिटिकल एजेंडास कर रही हो कि हम अपने आप को अदालत के हवाले कर देते हैं, कर दिया। वो बेल के बावजूद मेरे घर पे 3 बार छापे हुए हैं। मैं अभी भी अदालत जाता हूँ। मुझे नैब ने बुलाया, मेरे ख्याल में वो भी हैरान हो गए, मैं नैब भी मिलने जो है वो चला गया, क्योंकि मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप पहले मुझे अरेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप कोई एफआईआर रिवर्स इंजीनियर करेंगे, तो अगर मैं स्टेट से अपनी बेसिक फंडामेंटल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, तो फिर आप सोचिए कि मेरे हाथ में क्या है। और मैं तो पीटीआई के सारे लोगों को दाद देना चाहता हूं कि इसके बावजूद जो जो भी पीटीआई में है, वो रिस्पॉन्सिबली ये कोशिश कर रहा है कि हम जो है चीजें बेहतर करें। क्यों? क्योंकि ये एक ही मुल्क है, इसमें रहना है। ठीक है, जो हो रहा है वो किसी तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसे तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता कि आप इलेक्शन में पीटीआई को छोड़े ही ना, और उसके बाद फिर आप कहें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, और फिर उसके बाद आप ये समझे कि दुनिया और पाकिस्तानी अवाम इसको माने। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब उधर मैं टॉम फ्रीडमैन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिकी ऑथर है, जर्नलिस्ट भी रहा, और उसने बेसिकली ये कहा कि इसराइल इस वक्त 5 या 6 महाजों पे जंग लड़ रहा है लेकिन हार रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर, जो तीसरा बड़ा फैक्टर है, वो है सोशल मीडिया का। कि तभी बरसा बरस तक इन्होंने जो जुल्म और सितम छुपाए थे, छुपाए रखते थे, लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, आज वो रियल टाइम में पहुंच जाते हैं। दुनिया भर का वो चक्कर सर्कुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसराइली हुकूमत अपना बयानिया बिल्कुल नहीं बना पाई है, और बड़ी बेशर्मी के साथ जो बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने भी उनके साथ खड़े हैं, और जाहिर है उनके अपने मफादात जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, जो अभी रिकी पॉन्टिंग का मुझे वो बयान याद आया, जो अब साबका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कैप्टन था, कि उन्होंने क्रिकेट के हवाले से जो किताब लिखी, उसमें एक पूरा चैप्टर इमरान खान की क़यादत की सलाहियतों के हवाले से है, कि आप किस तरह एक ऐसी टीम जो कि हार रही थी लेकिन उन्होंने फिर इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप जीता। तो ये एक बहुत बड़ा खराज तहसीन था जो कि उसमें उन्होंने साबिक वजीर आजम को पेश किया है, कि किस तरह उसमें जो कायदाना सलाहियतें थी। तो शायद यही वजह है कि जिसकी जो लोग अभी तक वो बयानिया, न तो ये अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उससे मुतासिर हुए, न ही जो हर किस्म के गंदे गंदे काम, जो खावर मानिका का इंटरव्यू और नामालूम क्या क्या हो रहा है बिल्कुल घरों के अंदर घुस के। और वो, मैं तो हैरान हूं उन सहाफियों पे जो इस किस्म के कामों में इस वक्त मुलविस हो रहे हैं। कुछ हमारे सूबे से भी उनका ताल्लुक है, और लोगों की माओ बहनों बेटियों के और बहुओं के, उनके बेडरूम की कहानियां जो बाहर, लेकिन वही काम जो कि ये कभी किया करते थे बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ, जो पहली दफा फिर और दूसरी दफा वजीर आजम बनी थी। अब दोबारा आते हैं आपके लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ। इसमें एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड आप समझते हैं तैयार हो रहा है कि जो बुनियादी तौर पे पिच किसी और की है, और उसके ऊपर ये लोग खेलने के लिए आ गए हैं। मुझे याद है गुज़िश्ता कोई 6-7 सालों से एक बहस चल रही थी 18वीं तरमीम, और 18वीं तरमीम में बाकायदा रावलपिंडी में जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस हवाले से बड़ी एडवोकेसी किया करते थे कि इस तरमीम ने पाकिस्तान के माली निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसकी वजह से माली वसाइल की तकसीम में बड़ा अदम तवाज़ुन पैदा हो गया। पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत जो है वो मकरूज और गरीब हो गई है, जबकि कुछ सूबे हैं वो उस पर फल फूल रहे हैं। तो आपका इस हवाले से क्या, आप कुछ इसहाक डार के हवाले से भी बात कर रहे थे, जो हमारे जो साबिक वजीर खजाना है? मैं दो बातें कहूंगा। एक तो जो आपने बात की इजराइल की मिसाल देके कि वो अपना बयानिया नहीं बना सके। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड से ये रीजनेबली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए ना, इवन विद इमरान खान इन जेल, तो ये किसी की हार नहीं होगी, ये पाकिस्तान की जीत होगी। उसके लिए जो भी हमें उससे पहले करना है, वो तमाम पार्टीज को और केयर टेकर गवर्नमेंट को और इदारों को करना चाहिए, ताकि जब हम इलेक्शन में जाएं तो एक पॉजिटिव माहौल हो। इसमें फिर जो भी रिजल्ट आए, कोई भी नहीं हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा।
क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि हमारे आइन में लिखा है कि हमारी मुंतखब हुकूमतें इलेक्शंस के थ्रू आएंगी, कोई और हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आ सकती। फिलहाल वफाक में कोई 110 के 120 दिन से केयर टेकर हुकूमत बैठी है। केपी पंजाब में 300 दिनों से केयर टेकर हुकूमतें बैठी हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतें नहीं है, ना ये फैसले ले सकती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप सारी पार्टीज को मौका नहीं देंगे या आप एक पार्टी को रिप्रेस करेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो रही है, तो जो गैप बनता है पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर, वो लोग नहीं फिल करेंगे जो आप चाहते हैं। वो वॉइड फिल तो होगा, लेकिन चांस ये है कि वो ऐसे लोग फिल करेंगे या ऐसी पार्टीज फिल करेंगी या ऐसे मूवमेंट्स फिल करेंगी जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि सेंसिबल लोगों को तो आप चुप कर देते हैं, बिठा देते हैं, क्योंकि लेकिन जब आप क्रेडिबल लोगों को आगे आने नहीं देते तो फिर कोई ना कोई तो आ जाता है ना। तो ये ज्यादा नुकसानदेह है। ओके। और हमें मेरे ख्याल में अभी चाहिए, जैसे आपने कहा, जो गंदी चीजें हो रही है, ये दरवाजे खुल जाते हैं, ये फिर बंद नहीं होते। आपने ऑलरेडी देख लिया, शाहजेब ने इंटरव्यू किया, जो मेरे ख्याल में शाहजेब को नहीं करना चाहिए था। मेरा तो ख्याल था कि शाहजेब बड़ा एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। उसके बाद अगले दिन जो है वो भी नहीं होना चाहिए, जो शाहजेब की फैमिली की पर्सनल तस्वीरें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है उसको भी, भाई ये एक दरवाजा खुल गया, ये नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब कैप्टन सफदर ने फिर कहा ना कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे यहाँ अंदर जो गंध है उसको कौन संभालेगा। तो उसने बड़ी सेंसिबल बात कही है। और फिर होता तो यही है कि आप किसी पे कीचड़ उछालते हैं, दूसरी तरफ से भी फिर कीचड़ आता है, उसको फिर संभालना मुश्किल होता है। सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी डेंजरस है ना। सोशल मीडिया ने तो मेरे ख्याल में दुनिया में कम्युनिकेशन के सारे रूल्स तब्दील कर दिए। अब आते हैं जो बात आप इसाक डार की कर रहे थे, जो भी इससे जुड़ी हुई है। देखिए, एक फेडरल सेटअप में जब आपके पास मुख्तलिफ आवाजें नहीं आएंगी तो आपके पास एक एको चेंबर होगा। ये जो लोग 18वीं तरमीम के अगेंस्ट या 7वीं एनएफसी के अगेंस्ट बात करते हैं, जिसमें सूबों को 57% फंड्स दिए गए, कि वही एको चेंबर है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस जो पंजाब से, हमारे पार्टी में भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जिसके अगेंस्ट हम लड़ते हैं कि नहीं, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हम ये यूनिटरी स्टेट की तरह नहीं सोच सकते कि सब कुछ जो इस्लामाबाद करेगा तो वही ठीक होगा। और उसके साथ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी। लेकिन आप सोच लें वो क्या क्या रहे हैं कि सेंटर के पास पैसे नहीं है तो हम सूबों से पैसे ले। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो आप देख लेंगे कि आप सूबों से 500 अरब से 1000 अरब से ज्यादा नहीं ले सकते। और वो 500 से 1000 अरब से क्या होगा, सिर्फ सूबों में जो सारा डेवलपमेंट का काम है वो सारा रुक जाएगा। ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम समझे, सोल्यूशन की बात करें। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पैसे नहीं जनरेट करता, ना वफाक ना सूबे। पैसे जनरेट करने हैं तो वफाक ने और सूबों ने मिल के हमारे टैक्स का निजाम, हमारे रेवेन्यू जनरेशन का निजाम, हमारा सरकारी जो इदारों के ढांचे हैं, जो पेंशन का निजाम है, ये सारे तब्दील करने हैं। क्योंकि जब आप एक जगह करते हैं और बाकी मुल्क में नहीं करते तो जो कर रहा होता है उस पर प्रेशर आता है। इसके बावजूद हमने किया, हमने पेंशन का निजाम चेंज किया, इसाक डार ने नहीं किया। जो हमने किया है, जिसपे कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हम हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन खैर केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसका सारा क्रेडिट ले लिया, ले ले। उस पेंशन के निजाम को इंट्रोड्यूस करने पे हमें सरकारी अफसरों से गालियां पड़ी, लेकिन हमें पता है कि वो ठीक काम था, जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन का हमला है। इस तरह के 6-7 काम करने हैं, लेकिन ये इसाक डार जैसे डायनासोर्स नहीं कर सकते, जिन्होंने 3-3 बार पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ा है। जो ये कह रहे हैं कि आप सूबों से पैसे ले लें, उसका मतलब क्या? और इससे पीएमएलएन और पीएमएलएन के सारे रीजनल एलाइज एक्सपोज होने चाहिए।
मतलब ये कि सिंध से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से पैसे लिए जाएं, उसकी डिस्बर्समेंट सेंटर के हाथ में हो, सेंटर से हमेशा वो पैसे पंजाब में ही जाएंगे, पंजाब और बाकी सूबों में फासले मजीद बढ़ जाए। ये तो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। लेकिन आप सोचें, जो एक पार्टी और जो एक लाडला वजीर आजम पाकिस्तान पे चौथी बार मुसल्लत हो रहा है, उसको क्या पता, उसका तो वोट बैंक पिंडी से शुरू होता है और फैसलाबाद में खत्म होता है। उसके अलावा उसने ट्रिप्स करके एक एक इलेक्टेबल को अपने पास जो है वो लाना। तो अगर उसका 99% वोट बैंक सिर्फ पंजाब के एक हिस्से में है, तो वो बाकी मुल्क का क्यों सोचे? चलिए वो तो इसलिए तो देखें, उसका वो जो वोट बैंक का तो अभी तायुन होगा जब अभी इलेक्शन का मौका आएगा, और उसमें पता चल जाएगा कि जो उनका 2018 में वोट बैंक था क्या वो कायम है या नहीं है। क्योंकि लोग ये कहानियां सुन सुन के 50 साल हो गए हैं, 45 साल हो गए हैं, इन लोगों की कहानियां सुन रहे हैं, और ये हर बार कहते हैं कि मुझे एक मौका और मिल गया तो हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान की तकदीर बस इस तरह से बदली है कि इस वक्त पाकिस्तान, गुज़श्ता माली साल में आपको भी पता ही होगा कि हमारे टोटल अखराजात को 16,000 अरब के करीब थे, आमदनी हमारी सिर्फ 9,000 अरब रुपए थी, और डेट सर्विसिंग के लिए, मतलब कर्जे भी वापस करने के लिए हमें मजीद कोई 1,000, कोई 1,100 अरब कर्जा लेना पड़ा। तो ये इन लोगों का माशाल्लाह किया कराया है, मालूम नहीं कि कौन सा इनकलाब लेके आएंगे। बहरहाल आप भी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए और गैर जानिबदार रेफरी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें, हम भी अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।